Good morning, 5th class. How are you all? I hope you are fine at your home. So the children, this is your 13th chapter from social study, the age of machines, and 12th chapter is left. In this lesson, you will learn about the steam engine, mass production, industrial revolution, food for machines, coal, mineral, oil, electricity, and new source of energy. Now let's start the chapter. The discovery of metals like copper and iron has greatly revolutionized man's life. The stone tools of early man were replaced by those of copper and later by iron. यानी कि मेटल और कॉपर की जो इन्वेंशन डिस्कवरी से जो है मैन की लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है बदलाव आए, क्योंकि पहले जो मैन था वो अर्ली मैन जो क्या करता था स्टोन के टूल्स को यूज़ करता था, जो कि बाद में कॉपर के टूल्स में बदले गए और उसके भी बाद में वो आयरन टूल्स में चेंज हो गए. आयरन इज मच स्ट्रॉन्गर देन कॉपर. जो आयरन होता है वो ज़्यादा कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. टूल्स मेड बाय आयरन एक्सेस प्लो एक्सेट्रा हैव मेड मैंस लाइफ मच ईजियर. तो जैसे कि टूल्स जो कि आयरन से बनते हैं, जैसे एक्सेस है, प्लो है, इसने इन चीज़ों ने क्या करा, मैन की लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया. मैन बिकेम अ स्किल्ड फार्मर, कारपेंटर एक्सेट्रा. अब इन चीज़ों के कारण जो है मैन एक स्किल्ड फार्मर और एक अच्छा कारपेंटर जो है बन गया था. In due course of time, he could chop trees, clear forest, and turn the land into farms. इन चीज़ों के कारण वो क्या कर सकता था, ट्रीज को इजीली चॉप कर सकता था, कट कर सकता था, फॉरेस्ट को इजीली क्लियर कर सकता था और एक प्लेन लैंड को एक फार्म में चेंज कर सकता था. Now the steam engine. Man continued working on a raw to make his life more comfortable. मैन जो है शुरू से ही लगातार इन चीज़ों में काम करता रहा कि अपने लाइफ को किस तरीके से कंफर्टेबल बनाए. The next biggest turning point in his life was invention of steam engine in 1769 by James Watt. और अब जिसकी लाइफ का जो सबसे बड़ा दूसरा जो बदलाव था वो क्या था, स्टीम इंजन का आविष्कार, जो कि 1769 में हुआ जेम्स वॉट के द्वारा. इट पेव्ड द वे फॉर द इन्वेंशन ऑफ अ रेलवे इंजन, जिसके कारण जो है रेलवे इंजन का क्या हुई, रेलवे इंजन का आविष्कार हुआ, जिसको स्टीम लोकोमोटिव वॉज मेड बाय जॉर्ज स्टीफन. स्टीम लोकोमोटिव जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, जॉर्ज स्टीफन के द्वारा. स्टीम इंजन कुड बी यूज्ड फॉर प्लेइंग शिप इन हाई सीज. स्टीम इंजन का यूज किस लिए किया जा सका, प्लेइंग शिप्स को हाई सीज में चलाने के लिए. ग्रेजुअली पेट्रोल एंड डीजल इंजन रिप्लेस द स्टीम इंजन. और अब जो है पेट्रोल और डीजल इंजन से जो है स्टीम इंजन को क्या हो गए हैं, स्टीम इंजन अब उनसे रिप्लेस हो गए हैं. यानी अब जो है ज़्यादातर पेट्रोल और डीजल के इंजन ही यूज होते हैं. ushering in the age of motor cars, buses, trucks and motor power railway engines. Now mass production. With the coming of machines age, the entire method of producing things underwent a big change. यानी कि जो कि अब मशीन्स के आने से जो है एंटायर किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हुए बदलाव आए. पहले अर्लियर ऑल पार्ट्स ऑफ एन आर्टिकल वर मेड बाय अ क्राफ्टमैन. यानी कि कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी चीज़ का जो कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसके ऑल पार्ट्स कौन बनाए जाते थे, किसी एक आदमी के द्वारा यानी क्राफ्टमैन के द्वारा ही बनाए जाते थे. वन बाय वन विद हिज हैंड. वो किसके द्वारा, एक एक करके वो हर पार्ट को अपने हैंड्स के द्वारा बनाता था. बट ऑल दिस चेंज व्हेन ही हैड द मशीन्स एट हिज डिस्पोजल. और जब से मशीन्स आई हैं तब से ये इन चीज़ों में क्या हो गया, बहुत मशीन ने जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं इन चीज़ों में. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एन आयरन स्मिथ हु यूज्ड टू मेक राइफल्स इन हिज लिटिल वर्कशॉप. यानी कि इसके पीछे क्या है, एक अच्छी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि एक आयरन स्मिथ who makes the articles from the iron. यानी आयरन स्मिथ उसे कहते हैं कि जो आयरन से बनाते हैं चीज़ों को, जिसको हम हिंदी में लोहार बोलते हैं. वो यूज टू मेक राइफल्स इन हिज लिटिल वर्कशॉप. वो अपनी वर्कशॉप में क्या करते थे, राइफल्स बनाते थे. वन डे ही रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ अबाउट 10,000 राइफल टू सप्लाइड विद इन अ गिवन टाइम. अब एक दिन उसको ऐसा ऑर्डर मिला कि जिसको 10,000 राइफल्स जो है सप्लाई करनी थी, बट विद इन अ गिवन टाइम, यानी कि एक दिए हुए समय के अंतर. So people were surprised and were curious to know how he would make so many rifles in such a short time. अब जो है लेकिन उसने क्या कर लिया, उस शॉर्ट टाइम में उसने उन राइफल्स को
बना दिया। और लोग जो है काफ़ी ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हुए कि किस तरीके से उसने इतने कम समय में इतनी सारी राइफल्स कैसे बनाई। सो ही केयरफुली प्रिपेयर्ड द डिज़ाइन एंड मॉडल ऑफ अ राइफल। तो उसने क्या करा, उसके पीछे क्या कहानी थी कि पहले उसने एक मॉडल बनाया, एक मॉडल बनाया उसने राइफल का, और उसका डिज़ाइन और मॉडल बनाया। देन ही प्रिपेयर्ड अ माउल्ड्स टू मेक वेरियस पार्ट। और फिर उसने उसके राइफल्स को बनाने के लिए क्या करा, उसके वेरियस पार्ट को अलग अलग जगह पे बनने के लिए दिए। डिफरेंट पार्ट वर मेड बाय अदर ब्लैकस्मिथ सेपरेटली। और उसके जो डिफरेंट पार्ट थे, यानी कि वो अदर यानी दूसरे जो लोहारों के तार का ने जो है उसका हर पार्ट को, राइफल के अलग अलग पार्ट जो हैं उसने अलग अलग लोगों को बनाने के लिए दिए सेपरेटली। एंड ऑन असेंबलिंग दिस पार्ट द राइफल्स वर रेडी। और फिर उसके बाद वो हर पार्ट को उसने एक साथ असेंबल किया, यानी एक साथ जोड़ने के बाद वो एक जो राइफल्स थी वो क्या थी, रेडी थी। एंड ऑल द राइफल्स वर एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज एंड क्वालिटी। और जितनी भी राइफल्स थी वो एग्जैक्टली एक ही साइज की थी और सेम क्वालिटी की थी। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मास प्रोडक्शन। और यही सबसे पहले बिगिनिंग थी मास प्रोडक्शन की। आज भी यही होता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, यानी मान लीजिए एक शर्ट भी बनाई जाती है तो शर्ट का हर पार्ट जो है अलग अलग कंपनीज बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो इकट्ठा होकर उसको जोड़ा जाता है और आपकी एक फुल शर्ट तैयार हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि एक समय में, एक लिमिटेड टाइम में बहुत 1000 लैक्स जो है शर्ट्स भी क्या होती हैं, एक शॉर्ट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में हम क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। ये सब चीजें किसके थ्रू हुई पॉसिबल, मास प्रोडक्शन के थ्रू। मास प्रोडक्शन मीन्स द सिस्टम ऑफ यूजिंग मशीन्स टू मेक द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन अ लार्ज नंबर। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि यानी कि मशीन के द्वारा एक ही चीज के कई पार्ट्स को अलग अलग जगह में बड़ी संख्या में बनाना। नाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। Mass production led to the setting up big factories where things could be produced in a large quantities profitably. Machines and factories have brought about such a great change in a man's life, and that it has been called the Industrial Revolution. यानी कि मास प्रोडक्शन में क्या हुआ, किन किन को मास प्रोडक्शन आया तो क्या हुई, बिग फैक्ट्रीज बनी। और बिग फैक्ट्रीज में जो हुई प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटीज प्रॉफिटेबली। और जो इसमें हर चीज बिग फैक्ट्रीज हुई तो उसमें कोई भी चीज का प्रोडक्शन क्या होने लगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होने लगा, और जिसमें के ज्यादा प्रॉफिट अब लोगों को होने लगा। मशीन्स एंड फैक्ट्रीज हैव ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन मैन्स लाइफ। और मशीन्स और फैक्ट्रीज जो हैं वो मैन की लाइफ में और भी ज्यादा क्या लेकर आई, बदलाव लेकर आई, और जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन इंग्लैंड। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में, इन अर्ली 19th सेंचुरी में। मशीन कुड डू द वर्क मच फास्टर, लार्जर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स कुड बी प्रोड्यूस एट अ चीपर रेट। अब जो थे कि मशीन्स क्या कर सकती हैं कि काम जो मशीन्स के थ्रू जो होता है वो काम जो होता है वो और भी ज़्यादा जल्दी होता है, फास्टर होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स कुड बी प्रोड्यूस एट अ चीपर रेट। और लार्ज क्वांटिटी में यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो सामान है और वो भी सस्ते रेट में जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। नाउ फूड फॉर मशीन्स। अर्लियर मशीन्स वर रन विद द स्टीम इंजन। स्टीम केम फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। फॉर बॉइलिंग वाटर fire was necessary, so machine had to be continuously fed with wood और कोल। यानी कि फूड फॉर मशीन, यानी कि अब मशीन है, मशीन को चलाने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है, सोर्सेज। तो वो जो अर्लियर मशीन्स वर रन बाय स्टीम इंजन्स। जो पहले की जो मशीन्स होती थी वो ज्यादातर किस पे चलती थी, स्टीम इंजन पे। फिर स्टीम कहाँ से आती है, फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर से। और फॉर बॉइलिंग वाटर फायर वॉज नेसेसरी। अब वाटर को बॉइल करने के लिए फायर क्या है, नेसेसरी है। सो मशीन हैड टू बी कंटिन्यूसली फेड विद वुड और कोल। यानी कि मशीन को फेड करने के लिए, मशीन को चलाने के लिए लगातार किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, वुड की और कोल की। नाउ कोल वॉज द फर्स्ट फ्यूल टू बी यूज इन मशीन ऑन अ लार्ज स्केल। कोल जो था सबसे पहला फ्यूल था जो मशीन को चलाने के लिए लार्ज स्केल में यूज होता था। सो
माइंस वर डग टू मेक आउट कोल्स। तो इसके लिए क्या गया, कोल्स को लाने के लिए अब माइंस को जो है, माइंस जो होती है खदानें, उनको खोदा गया। एज द डिमांड फॉर कोल वेंट इन इंक्रीजिंग, मैन कैप्ट ऑन डिगिंग डीपर एंड डीपर। अब जो था कि जिस तरीके से कोल की, क्योंकि मशीनें चलाने के लिए कोल की ज़रूरत होती थी, तो कोल की जो है डिमांड्स क्या होने लगी, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब मैन ने जो है उसके लिए, कोल को निकालने के लिए और भी ज़्यादा डिगिंग डीपर एंड डीपर, लैंड की खुदाई, माइंस को जो है खोदनी शुरू करी। सम कोल माइंस आर 3 to 4 किलोमीटर डीप। उस कई जो कोल माइंस होती हैं वो कितनी होती हैं, आर 3 to 4 किलोमीटर डीप होती हैं। People soon realized the coal would not last forever as the coal deposits in the mines were limited. So man started searching for other sources of energy. अब क्योंकि अब कोल की जो है डिमांड वो ज़्यादा बढ़ने लगी, कोल जो है वो ज़्यादा यूज़ में आने लगा, तो अब मैन को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर जो हम कोल का इसी तरीके से यूज़ करते रहे तो वो क्या है, एक दिन क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो उनकी अब जो है वो लिमिटेड, और जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, वो इतने, वो हमेशा चलेंगे, हमेशा हम रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उनकी वो भी क्या है, एक लिमिटेड है, यानी एक टाइम में आकर वो, अगर हम उनका इसी तरीके से यूज़ करते रहे तो एक टाइम में आकर वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सो मैन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कोल के अलावा मैन ने और भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है खोजने की कोशिश करी। सो द चिल्ड्रंस, today's class is over here, and rest of the part we will discuss in the next class. So now you have to, today's work is only you have to read the chapter till the coal, and the rest of the part we will discuss in the next class. Till then, bye, take care.